सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज AS29। ठीक है, सो AS29 हम रिवाइज कर रहे हैं, राइट। और AS29 के अंदर भी यही होगा कि 2-3 पेज के इसके कॉन्सेप्ट होंगे एंड हम देख लेते हैं कि इस पर कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं वो पहले जॉट डाउन कर लेते हैं। तो इसका देखा जाए तो इसके पीएम में 5 क्वेश्चन है और स्टडी मटेरियल में 1 क्वेश्चन है। ठीक है, और हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। AS29 प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। AS29 इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। किस किस केसेस में जो है AS29 एप्लीकेबल नहीं होता है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि AS30 में वो कवर्ड है। ठीक है, तो उसको राइट से कर लेते हैं हाईलाइट कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर कवर नहीं होता। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इन विच नाइदर पार्टी हैज़ परफॉर्म एनी ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन, किसी ने कुछ नहीं करा और बोथ पार्टीज, नाइदर पार्टी हैज परफॉर्म एनी ऑब्लिगेशन और बोथ पार्टीज पार्शियली परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन टू एन इक्वल एक्सटेंट। या तो किसी ने कुछ नहीं किया या दोनों ने करा है पर इक्वल किया। ठीक है, तो या तो दोनों ने कुछ नहीं किया या तो पार्शियली परफॉर्म किया है इक्वल एक्सटेंट तक। ठीक है, इट मीन्स पेंडिंग परफॉर्मेंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कम एज अ लाइबिलिटी और कंटिजेंट लाइबिलिटी। मतलब ये AS29 में आएगा ही नहीं, पेंडिंग परफॉर्मेंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अरे कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग यार, पेंडिंग परफॉर्मेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो ना तो लाइबिलिटी ना तो कंटिजेंट लाइबिलिटी, दोनों में नहीं आएगा। इंश्योरेंस इंटरप्राइजेस, लाइबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद पॉलिसी होल्डर। तो इंश्योरेंस इंटरप्राइजेस तो लाइबिलिटी अराइज आउट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी अपन ने ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइबिलिटी अराइज होती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद पॉलिसी होल्डर, वो भी नहीं आता। लाइबिलिटी प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटी कवर्ड अंडर अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS7 में भी कवर है, AS15 AS19 में भी कवर है। तो लाइबिलिटी प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो अपने जो अदर AS में कवर है 7, 15, 19 में, तो वो भी नहीं आएगा। The provision which are adjusted against assets in the balance sheet, such as provision for doubtful debt, provision for depreciation, are not covered under this standard. The provision which are adjusted against asset in the balance sheet, तो कुछ provision जो है वो asset के against ही adjust हो जाते हैं in the balance sheet, such as provision for doubtful debt, provision for depreciation, ये इधर नहीं आएगा, are not covered under this standard. ठीक है, तो कौन कौन से 4-5 चीज़ें नहीं आएगी। एक तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। ठीक है, जिनको लग रहा है धीरे, तो वापस एक डिस्क्लेमर है कि भैया मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, आपको तब भी आ जाएगा। ठीक है, स्पीड में हो जाएगा। तो AS29 नॉट एप्लीकेबल है। एक तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल ही नहीं है, एक तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कि जब किसी ने कुछ नहीं किया या पार्टली लोगों ने किया है पर इक्वल एक्सटेंट पे करा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पेंडिंग परफॉर्मेंस है। तो हाउएवर AS29 अप्लाइज टू ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। AS29 ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट पे तो लगता है। अब वो जो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा अभी हम इसको पढ़ेंगे। इंश्योरेंस इंटरप्राइज, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे तो उस पर नहीं लगता है भैया। लाइबिलिटी प्रोविजंस और कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो हमारे होते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे तो बिल्कुल नहीं लगता, इसको भी अपन करो। ठीक है, इस पर नहीं होता लगता। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगता। लाइबिलिटी प्रोविजंस और कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो AS7 AS15 AS19 में कवर है उसमें नहीं लगता। जो प्रोविजन एडजस्ट हो जाते हैं अगेंस्ट असेट के अगेंस्ट में, करंट असेट हो या फिक्स असेट हो जो भी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो करंट असेट के अगेंस्ट में है और डेप्रिसिएशन तो फिक्स असेट के अगेंस्ट में है, तो ठीक है। अभी जो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मैं बोल रहा था कि क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच वेयर अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब अनअवॉइडेबल कॉस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट से एक्सीड कर रहे हैं। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, मैं कॉस्ट को नहीं अवॉइड कर पा रहा हूँ, वो इकोनॉमिक बेनिफिट से एक्सीड कर रहे हैं, तो प्रोविजन शुड बी मेड ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट। तो जब अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन, तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉस्ट को मैं तो अवॉइड ही कर पा रहा हूँ। अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन, वो ऑब्लिगेशन को मीट अप करने के लिए उसकी एक्सीडिंग उसके इकोनॉमिक बेनिफिट से ज़्यादा है, फिर भी मुझे मीट करने पड़ेगी ऑब्लिगेशन। तो प्रोविजन शुड बी मेड ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट लोअर ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन और कंपेंसेशन पेबल ऑन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कल को मैंने कैंसिल कर दिया तो जो पैसा है, या कॉन्ट्रैक्ट को मैं चलते रहने दे रहा हूँ तो भी लॉस है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूँगा तो कैंसिलेशन पेबल पे भी लॉस है। तो ये अगर मैंने कॉस्ट को मीट करा या कैंसिलेशन पेबल है जो भी लोअर है, उस लोअर पे हम उसको बुक करेंगे। ठीक है, ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन है कि एक अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कि ड्यू टू शिफ्ट इन न्यू फैक्ट्री, शिफ्ट हो गया है नई फैक्ट्री में, तो ओल्ड फैक्ट्री की बिल्डिंग लीज पे थी, उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे थे। तो नई फैक्ट्री शिफ्ट हुई, ओल्ड फैक्ट्री लीज पे थी, वो कैंसिलेबल नहीं थी।
और हम उसको सबलेट भी नहीं कर सकते, तो उसको उधर लीज रेंटल पे हो रहा था, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आ नहीं रहे, पर लीज रेंटल पे हो रहा है, तो ऐसे केस में ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब कंपेंसेशन पेबल ऑन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं देकर रखा था, तो जो देकर रखा है उस पर हमने लाइबिलिटी बुक कर ली। अब ऑब्लिगेटिंग इवेंट डेफिनेशन, एन इवेंट दैट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन दैट रिजल्ट इन एन एंटरप्राइज हैविंग नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव टू सेटल द ऑब्लिगेशन। तो क्या है, इवेंट है जिससे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है, दैट रिजल्ट इन एन इंटरप्राइज हैविंग नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव, इंटरप्राइज के बाद कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं बना है, उसको अब सेटल तो करना ही पड़ेगा ऑब्लिगेशन। तो इवेंट है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है, तो ऑब्लिगेशन इवेंट है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है, उसको सिर्फ सेटल करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, एविडेंस अवेलेबल इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट इज कंसिडर प्रोबेबल। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या बोल रहे हैं कि इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये बेस्ड ऑन द एविडेंस, एविडेंस को देखते हुए, इधर भी एविडेंस को देखते हुए बैलेंस शीट डेट पे इस ऑब्लिगेशन का एग्जिस्टेंस प्रोबेबल है, मोर लाइकली देन नॉट, चांसेस होने के चांसेस है, मोर लाइकली, ठीक है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या है, बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट इज नॉट प्रोबेबल, ये प्रोबेबल ही नहीं है, मतलब कि प्रोबेबल नहीं है, मतलब कि सिंपल सी बात है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल इस एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट इज कंसीडर प्रोबेबल, और इसका एग्जिस्टेंस जो है बैलेंस शीट डेट पे लग रहा था कि इसका एग्जिस्टेंस जो है, इस लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस है, ये मेरे को बैलेंस शीट डेट पे लग रहा था, ये प्रोबेबल है, तो हमने इसको, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। मेरे को प्रोबेबल नहीं लग रहा है, तो ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। ये क्यों अपन पढ़ रहे हैं, अब ये आगे समझ में आएगा, हम क्वेश्चन करेंगे, हमको क्लियर होगा, ठीक है। तो ओके, लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जैसे लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो कल को लाइबिलिटी कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है, लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब बैलेंस शीट डेट पे पता है कि हो सकती है लाइबिलिटी, लाइकली चांसेस है होने के, पर वही बात है कि अगर मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा, एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ तो ठीक है, एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, एस्टिमेट नहीं, ठीक है, ओके, मेरे को सर्टेनिटी नहीं है, मतलब कि सर्टेनिटी इन द सेंस कि अमाउंट का नहीं पता मुझे, तो मैं एस्टिमेट यूज़ करूँगा, और अगर अमाउंट बता सकता हूँ तो अमाउंट तो करेंगे ही करेंगे। तो लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है, अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट से आया है, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्ट टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, इंटरप्राइज रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। तो क्या बोला है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, पास्ट इवेंट से अराइज हुए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट से अराइज हुई है, तो जो हमारी ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है वो पास्ट इवेंट से अराइज हुई है, और द सेटलमेंट, अब इसका जब सेटलमेंट होगा, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लाइकली चांसेस है, अब इसका सेटलमेंट होने के लिए आउटफ्लो ऑफ इंटरप्राइज ऑफ रिसोर्सेज होगा, इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। अब कितने लगेंगे, अगर ये नहीं पता तो प्रोविजन बन जाएगा, अदरवाइज अगर हमको अमाउंट पता है तो बाकायदा इसकी लाइबिलिटी हम बुक कर लेंगे। प्रोविजन में क्या होता है, लाइबिलिटी है जिसमें एस्टिमेशन यूज होता है, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है कि अब ये भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकते हैं। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंटिंजेंट लाइबिलिटी कैसे हुआ, समझते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो अराइज हो रहे हैं पास्ट इवेंट से, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कन्फर्म ऑनली, तो कुछ पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो अराइज हुए हैं पास्ट इवेंट से, जैसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुए पास्ट इवेंट से, अब जिसका जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस अभी नहीं पता, एग्जिस्टेंस हमें नहीं पता, इधर जो है हमारा, इधर एग्जिस्टेंस हमको पता था, इधर एग्जिस्टेंस प्रोबेबल था कि हो सकता है, होएगा ही होएगा, या लाइकली चांसेस है होने के, इधर एग्जिस्टेंस हमको पता नहीं था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो यही बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस नहीं पता, वो एग्जिस्टेंस कंफर्म होगा, एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली, एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली बाय ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। तो कुछ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है, वो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट से इसका एग्जिस्टेंस पता होगा। तो नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइज, और वो जो फ्यूचर इवेंट है वो विद इन द कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइज नहीं है, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइज। तो डेट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड एग्जिस्टेंस, लाइबिलिटी तो अराइज हुई है पर उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कंफर्म नहीं है, एग्जिस्टेंस कोई प्रोबेबल नहीं है, एग्जिस्टेंस इसका पॉसिबल है, और वो जो कंफर्म होगा वो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, वन और मोर जो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है उस अनसर्टन फ्यूचर इवेंट से कंफर्म होगा। ठीक है, हो गया हमारा। अब जो कुछ बात करी थी इधर कि रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट पर लाइबिलिटी है प्रोवाइडेड अमाउंट अगर पता होता, हमने रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन करा। ठीक है, कोई वेज एग्रीमेंट हुआ होगा,
वेज एग्रीमेंट मतलब ऐसा सपोज करो कि मुझे जो है इंटरप्राइज के साथ, इंटरप्राइज और लेबर यूनियन में जो है बात चल रही है, किसकी बात चल रही है कि चलो वेजेस बढ़ाने हैं। तो हमको पता है कि एग्जिस्टेंस है और लाइकली चांसेस है कि वेज बढ़ेंगे, कंसीडर प्रोबेबल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बैलेंस शीट, एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट इज कंसीडर प्रोबेबल, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये लाइबिलिटी होने वाली है। हमको अमाउंट नहीं पता, बाद में ऐसा हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन हो गया, तो भैया प्रोविजन बुक कर लो, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन पर ऑफ एग्रीमेंट पर लाइबिलिटी है प्रोवाइडेड अगर हमें अमाउंट पता हो तो, अदरवाइज ये प्रोविजन है, नहीं तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर हमें अमाउंट पता है तो लाइबिलिटी है, और अगर हमें अमाउंट नहीं पता है तो ये प्रोविजन है, ठीक है। जो भी हो, लाइबिलिटी हो प्रोविजन हो, बुक तो सेम ही होगा, लाइबिलिटी भी बुक होगी, प्रोविजन भी बुक होगा। अभी हम इसका क्वेश्चंस देख लेंगे। अब प्रोविजन क्या है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इलस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मीन्स, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ये होता है कि जब एग्जिस्टेंस प्रोबेबल है, प्रोबेबल का मतलब होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मीन्स लॉस प्रोबेबल है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस, लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस प्रोबेबल है मोर देन 50% चांसेस है लूज करने के। तो मोर देन 50% चांसेस है जब लूज करने के, मतलब कि एग्जिस्टेंस इसका प्रोबेबल है, ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी हमने पढ़ ली। चलो अब कुछ एंट्री है, थोड़ी सी एंट्री है। स्टडी मटेरियल में बाइफर्केशन नहीं है प्रोविजन एंड लाइबिलिटी का। हाँ, स्टडी मटेरियल में कभी बाइफर्केशन नहीं देके रखा है इन्होंने कि यार ये लाइबिलिटी है, ये प्रोविजन है। ये हमेशा लिख देते हैं प्रोवाइड फॉर, ये हमेशा लिख देते हैं प्रोवाइड फॉर, लाइबिलिटी में भी लिखते हैं प्रोवाइड फॉर, प्रोविजन में भी लिखते हैं प्रोवाइड फॉर, कोई बाइफर्केशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 करेंगे। और स्टडी मटेरियल में बाइफर्केशन नहीं है इन प्रोविजन एंड लाइबिलिटी, जबकि अंतर सिर्फ जरा सा ही है। एस्टिमेट कर सकते हैं तो एस्टिमेशन करना है, मतलब कि एक्चुअल नहीं पता है तो एस्टिमेट करेंगे और प्रोविजन हो जाएगा, एक्चुअल पता है तो लाइबिलिटी बुक कर लेंगे। चलो कुछ एंट्री है कि भैया ऐसा होगा कि कुछ लाइबिलिटी होगी तो P&L अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, पहले लाइबिलिटी बुक करेंगे और लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब P&L अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी करा तो क्या हुआ कि हमारा प्रॉफिट इधर से कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो हमारा कैपिटल कम हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई उधर से। जब अब ये P&L अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी होता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी तो रहते हैं हमारे, जो एक्सपेंडिचर है हम टोटल एक्सपेंडिचर एक्रूड हम डेबिट कर देते हैं। तो जब हम एक्रूड एक्सपेंडिचर डेबिट करते हैं तो कुछ एक्सपेंडिचर हमने पे करे हैं, कुछ हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी आता है, फिर बाद में उसका हम लाइबिलिटी बुक करते हैं। तो ऐसे ही P&L अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में आपने जितना पेमेंट कर दिया है वो पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी करा, जैसे कि सपोज करो कि 100 है हमारा पे करने का है, लाइबिलिटी है 80 हमने पे करा है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अपन एक्सपेंडिचर तो 100 से बुक कर देंगे और लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश 80 रुपये पे कर देंगे। तो 20 का लाइबिलिटी खड़ा है और 20 का एक्सपेंडिचर P&L में भी दिख रहा है, ठीक है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी करा तो P&L में क्या गया, लाइबिलिटी 100 से गया, ठीक है, लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ गई। अब लाइबिलिटी कैश करा, लाइबिलिटी कैश में पे करा तो लाइबिलिटी 80 से हमारी कम हो गई और कैश भी हमारा 80 से कम हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये एंट्री होती है, समझ लिया हमने। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी में ओके, लायबिलिटी तो कुछ और पॉइंट है जो समझने के हैं कि लायबिलिटी तो पास्ट इवेंट से ही होती है, लायबिलिटी तो पास्ट इवेंट से ही होते हैं, पर कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी पास्ट इवेंट से होती है, कैसे समझ में आया। एविडेंसेस क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, एग्जिस्टेंस ऑन बैलेंस शीट डेट, एग्जिस्टेंस ऑन बैलेंस शीट डेट, ठीक है। और लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी पास्ट इवेंट से ही होती है, ये हमको कैसे समझ में आया। अगर लायबिलिटी हम देखें तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना, तो लायबिलिटी मतलब प्रोविजन की हम बात करें, ये तो हम ऑब्लिगेशन पढ़ रहे थे। लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट लाइकली है। जब एग्जिस्टेंस बैलेंस शीट डेट पर लाइकली है तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जो पास्ट इवेंट से आए हैं, पास्ट इवेंट से आए हैं तो बैलेंस शीट डेट पर लाइकली दिख रहा है मुझे कि ये होने वाला है, तो ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी तो पास्ट इवेंट से होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी पास्ट इवेंट से होती है अगर बैक्ड अप बाय अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, पास्ट इवेंट से है पर मेरे को नहीं पता, उसका एग्जिस्टेंस की लाइकलीनेस नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी, नहीं पता, पर वो तो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी फिर हम बुक करेंगे। कुछ समझने की बात है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी, ओके, कंटिंजेंट लायबिलिटी हम समझते हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट प्लस प्रोबेबल ऑब्लिगेशन। कंटिंजेंट लायबिलिटी में हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, इट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट से अराइज होता है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही कम है,
और एस्टिमेट भी जो है हम नहीं कर पा रहे, मतलब सिंपल सी बात है, जब आप प्रोविज़न नहीं बना पा रहे हो और जब आप जो है लाइबिलिटी बुक नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कैसे आप कंटिंजेंट लाइबिलिटी बुक करोगे, जैसे कि आपने अपील फाइल कर दी। तो फाइलिंग ऑफ अपील इज़ अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। और फाइलिंग हमने करी है, हमने अपील की और लग रहा है कि 50% से ज़्यादा चांसेस है लॉस होने के। तो ऐसे केस में जो है, तो ये है हमारा रिलायबल एस्टीमेट जो है, हमको लग रहा है कि ऑब्लिगेशन, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी में हमने अपील फाइल करी, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, और हमको लग रहा है कि जो अपील फाइल कर रहे हैं उसमें अब लग रहा है कि लॉस की प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है भाई, अमाउंट एसेट, लॉस की प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है, प्रोविजन बुक कर लो, ठीक है। अब कंटिंजेंट एसेट क्या है? पॉसिबल एसेट है जो पास्ट इवेंट से अराइज हुए हैं और उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, और एग्जिस्टेंस कंफर्म कैसे होगा? ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखो, अब ये रिकॉग्निशन है, तो रिकॉग्निशन हम समझ चुके हैं कि कैसे क्या रिकॉग्निशन होगा, इतना कुछ दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो डेफिनेशन प्रॉपर्ली पढ़ ली, अब फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट हमको दिमाग में रखने हैं, ठीक है, तब जाके जो है बेटर तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन आर टोटली बेस्ड ऑन एस्टिमेट, प्रोविजन तो एस्टिमेट बेसिस पे होता है, और एस्टिमेट मेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल। अरे एस्टिमेट भी अगर कर रहे हो तो बेस्ड ऑन एविडेंस अवेलेबल एट द बैलेंस शीट डेट और इवन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एविडेंस कभी के भी हो। तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? किसी भी टाइम के एविडेंस हो, किसी भी टाइप के एविडेंस हो, टाइम नहीं बोला, टाइप नहीं बोला है, टाइम बोला है, तो ठीक है, बैलेंस शीट डेट के एविडेंस हो या बाद में हमको पता चल रहा है, ठीक है, तो बेस्ड ऑन एस्टिमेट। तो एस्टिमेट कैन बी मेड ऑन द बेसिस, एस्टिमेट का बेसिस कुछ भी हो सकता है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो है हमारा बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट है, ऑन द लीड टू प्रोविजन एंड सच ऑब्लिगेटिंग इवेंट शुड पर्टेन टू द थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन हैपेंड। ऑब्लिगेटिंग इवेंट दैट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है? हमने पढ़ा था ऑब्लिगेटिव इवेंट मतलब इवेंट जिससे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या बोला है? अगर हम बात करें ऑब्लिगेटिंग इवेंट की, तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता है, only lead to provision, obligating event that exists on the balance sheet date only lead to provision and such obligating event should pertain to the things that have already been happened। मतलब वही ना, पास्ट इवेंट से अराइज हो रहा है ऑब्लिगेटिंग इवेंट, तो इवेंट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट। तो कुछ ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है? इवेंट जिससे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है और ये इवेंट पास्ट इवेंट है, ठीक है। ऑब्लिगेशन है, पेमेंट करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सेटलमेंट के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अमाउंट पता हो लाइबिलिटी बुक कर लो, एस्टिमेट पता हो तो आप एस्टिमेट करके आप प्रोविजन बुक कर लो, पर स्टडी मटेरियल में ऐसा बाइफर्केशन नहीं है, वो दोनों में प्रोवाइड फॉर बोलते थे। प्रोविजन शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट एंड एडजस्टेड द रिफ्लेक्ट ऑफ करंट बेस्ट एस्टिमेट। तो जब एस्टिमेट की बात आती है तो आपको हर बैलेंस शीट डेट पे एस्टिमेट तो करना पड़ता है। इफ नो लॉन्गर प्रोबेबल देन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, द प्रोविजन शुड बी रिवर्स्ड। अब क्या बोला है? इफ नो लॉन्गर प्रोबेबल, जब आपको लग रहा है कि नो लॉन्गर प्रोबेबल, अब प्रोबेबल नहीं है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट अब प्रोबेबल नहीं है, अब नहीं होने वाले। पहले लग रहा था प्रोबेबल है, पहले लग रहा था कि लाइकली चांसेस तो थे, एस्टिमेट करके हमने कर दिया, पर अब हमको लग रहा है नहीं है, तो प्रोविजन रिवर्स कर दो, ठीक है। The provision is needed to be made because of change in law. Law में change हुआ है, provision should be made only when there is legislation is virtually certain to be enacted। अगर change in law हुआ है और हमको लग रहा है कि legislation is virtually certain to be enacted, change in law है, और ये जो है provision should be made only when legislation is virtually certain, और virtual certainty है कि change होगा, तो ऐसे केस में बुक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वर्चुअल सर्टेनिटी है कि लेजिस्लेशन होने वाला है, आपको वर्चुअल सर्टेनिटी है कि वर्चुअल सर्टेनिटी है कि चेंज इन लॉ होगा, और इससे जो है इससे क्रिएट हो रही है आपकी एग्जिस्टेंस पे, आपका जो लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पे, चेंज इन लॉ है, चेंज इन लॉ है। और अब आपको क्या लग रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट प्रोबेबल है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट प्रोबेबल है। अब उसको अगर मैं सबसे सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन से मेजर कर सकता हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लाइबिलिटी है, ठीक है, तो चेंज इन लॉ है, ठीक है, पास्ट इवेंट आपने कुछ करे थे,
और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज होती है वो लाइबिलिटी होती है। तो पास्ट इवेंट से जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, अब इधर पास्ट इवेंट हो सकता है कि मैंने कुछ कंटामिनेशन कर दिया हो और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि मेरे को पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी, ठीक है, और पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी क्योंकि लॉ में चेंज हो गया है और लॉ में चेंज की वर्चुअल सर्टेनिटी है। तो पास्ट में मेरे को इवेंट करे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब चेंज इन लॉ की अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है और अगर चेंज इन लॉ है तो मतलब मैं को पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मतलब बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्टेंस है कि पेमेंट करने की चांसेस लाइकली है। तो अगर आपको पेमेंट का अमाउंट पता है लाइबिलिटी बुक कर लो, और अगर आपको एस्टिमेशन, ठीक है, आप एस्टिमेट कर सकते हो, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन है तो आप प्रोविजन बुक बना लो। If any amount is expected to be reimbursed from another party, then the provision should be made net of reimbursement, ठीक है। If such reimbursement is virtually certain, हमको लग रहा है virtually certain है, तो जो है reimbursement हो जाएगा तो हम reimburse कर लेंगे। क्वेश्चन 110 में आपको मिलेगा कि अगर, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि provision if made is expected to be reimbursed, अगर amount is expected to be reimbursed from another party कि मेरी जो liability है और वो रीइंबर्स हो जाएगी। जैसे कि मैंने डीले में कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट डीले कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट डीले करके ख़त्म किया है, तो मेरी लाइबिलिटी तो है, एग्जिस्टेंस हो गया लाइबिलिटी का ऑन द बैलेंस शीट डेट कि भैया पेनल्टी तो लग जाएगी। अब पेनल्टी लग जाएगी तो भैया उसका हमने प्रोविजन बना लिया, पर उस कॉन्ट्रैक्ट से मेरे को प्रॉफिट भी है, वर्चुअली सर्टेन है टू बी रिसीव्ड, तो वो माइनस हो जाएगा, तो नेट पे बनेगा। प्रोविजन शुड नॉट रिकॉग्नाइज फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस पे प्रोविजन नहीं बनता, सॉरी, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस पे प्रोविजन नहीं बनता, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे हम कुछ तो क्वेश्चन करें, फिर हम समझेंगे कि आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है। कुछ तो क्वेश्चन करें ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, कंटिंजेंट लायबिलिटी के पहले का कुछ कंसेप्ट है, वापस मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। 21 मिनट हो गए, ठीक है ना। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी के पहले का कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि प्रोविजन एस्टीमेट के बेसिस पे बनते हैं और एस्टीमेट एविडेंस के बेसिस पे होते हैं, एविडेंस कभी कभी हो। ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होते हैं, वो इवेंट जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो इवेंट एग्जिस्ट होते हैं बैलेंस शीट डेट पे और ओनली लीड टू प्रोविजन एंड सच ऑब्लिगेटिंग इवेंट, ठीक है, पर्टेनिंग टू थिंग्स ऑलरेडी हैपन। तो पास्ट इवेंट से एक ऑब्लिगेशन इवेंट क्रिएट हो रहा है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्रिएट हो रहा है, सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। प्रोविजन रिव्यू होता है, ठीक है, बैलेंस शीट डेट पे, बेस्ट एस्टीमेट, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि पहले प्रोबेबल था अब प्रोबेबल नहीं है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जाना, तो उस प्रोविजन को हम कर देंगे रिवर्स। अब जब प्रोविजन इज नीडेड टू बी मेड बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ, लॉ में चेंज होने से अगर प्रोविजन इज नीडेड टू बी मेड बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ, प्रोविजन शुड बी मेड ओनली व्हेन लेजिस्लेशन इज वर्चुअली सर्टेन। प्रोविजन जरूरी है बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ, लॉ में चेंज होने के कारण प्रोविजन जरूरी है, ठीक है। अब लॉ में चेंज हुआ है, लॉ के चेंज होने की वर्चुअल सर्टेनिटी है, प्रोविजन बना लो, ठीक है, क्योंकि लॉ के चेंज होने की वर्चुअल सर्टेनिटी है और लॉ चेंज होगा पेनल्टी लग जाएगी। ये एक एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, ऑब्लिगेशन का एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, अपना एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, कि इसकी बैलेंस ऑब्लिगेशन का एग्जिस्टेंस है बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है, और चांसेस है लाइकली है उसके होने के। ये हमने बात करी और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस पे नहीं बनता। और प्रोविजन का अगर रीइंबर्समेंट मिल रहा है, हमको जो लॉस मिल रहा है, अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स फ्रॉम अनदर पार्टी, जैसे कि इसमें प्रोविजन नेट ऑफ रीइंबर्समेंट बनेगा। जैसे डिले कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन, डिले कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन है, तो डिले कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन, हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया लेट, डिले हो गए, हमको लॉस हो गया, ठीक है, ये प्रोविजन है। हमको लग रहा है, ठीक है, लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। अब उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट। अगर हमको उस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो अपना माइनस होगा। ओके, फिर अपन ने बात करी थी कि कंटिंजेंट लायबिलिटी की, कि ये भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से अराइज हुए हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस इसका पता नहीं है, एग्जिस्टेंस बिल्कुल कंफर्म नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म होगा वन और मोर, तो उसका जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, एग्जिस्टेंस कंफर्म तभी होगा, एग्जिस्टेंस उसका कंफर्म होगा बाय वन और मोर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर सर्टेन फ्यूचर इवेंट जो उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बोला है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो अराइज होता है पास्ट इवेंट से, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि यार ये तो लाइकली चांसेस है इसके होने के, तो ये तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, एग्जिस्टेंस शो कर रहा है ये तो, पर ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी वही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट से अराइज हुआ है, पर नॉट रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी और प्रोविजन। हम उसको लायबिलिटी और प्रोविजन जैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो भैया बात तो वही है ना, इतना कंफ्यूजिंग क्यों कर रहे हो। चलो ठीक है, अब तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है।
ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हमको पता है ना, अभी हम सारे क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करके थोड़ा बहुत हमको समझ में आएगा कि भैया चल क्या रहा है, ठीक है। तो इतना अपने पढ़ा, इतना तो क्लियर हुआ ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं, बस आखिरी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है और एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने नहीं वाला, तो प्रोविजन शुड बी मेड ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोविजन जो है शुड बी मेड ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट लोअर ऑफ वही नेट कॉस्ट है मीटिंग द ऑब्लिगेशन। जब तो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल करा तो उसका कितना कंपनसेशन पेबल होगा, विच एवर इज लोअर। नोट करना कि स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने कभी भी लाइबिलिटी और प्रोविजन को सेग्रीगेट नहीं करा, हर जगह वो प्रोवाइड फॉर ही बोल देंगे और कभी कभी उनको लिखने का होगा तो वो प्रोविजन लिख देंगे, कभी भी ऐसा नहीं बोला क्या ये लाइबिलिटी है और ये प्रोविजन है। चलो एक क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन करते हैं। सो जो है, चलो अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, फाइनेंशियल ईयर का एंड हुआ 31 दिसंबर 2017, कंपनी फाइंड दैट देयर आर 20 लॉसूट आउटस्टैंडिंग। कंपनी को लग रहा है, कंपनी ने फाइंड करा है कि 20 लॉसूट आउटस्टैंडिंग है विच हैव नॉट सेटल्ड टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, को सेटल ही नहीं करा है। तो पॉसिबल आउटकम क्या है, पॉसिबल आउटकम ये है कि जीतने केसेस, चलो अगर 20 केसेस है तो 5 केसेस में जीतने की चांसेस तो 100% है। तो क्या प्रोविजन बुक करना, कोई लॉस बुक नहीं करने का है। पर अगले जो 5 है उसमें विनिंग के चांसेस 60% है, प्रोबेबल है विनिंग के चांसेस, ठीक है। तो वो तो विनिंग है, विन हो रहा है, ठीक है ना। और लॉस के 30% है और 10% है नेक्स्ट 10 केसेस के, और रिमेनिंग 5 केसेस के, जब रिमेनिंग 5 केसेस है उसमें विनिंग के चांसेस 50% है और लॉस के चांसेस 30 और 20% है। अब क्या करें, ठीक है। अब ऐसे केस में देखो, अगर देखा जाए तो ये हुआ हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी। किस तरीके से कंटिंजेंट लायबिलिटी हुआ, सबसे पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ये है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो, क्योंकि दोनों केस में ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो होना चाहिए ना, ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। तो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में क्या बोलता है कि एविडेंस अवेलेबल एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट, वो प्रोबेबल है। एविडेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट ये प्रोबेबल है। अगर आप देखो तो अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में अगर देखो तो एविडेंस अवेलेबल एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट इज प्रोबेबल, और प्रोबेबल मतलब कि मोर लाइकली होने के चांसेस है मोर देन 50%। तो मोर देन 50% है कि लूज होने के चांसेस, देखो मोर देन 50% लूज होने के चांसेस कहीं दिख रहे हैं क्या, मोर देन 50% लूज होने के चांसेस कहीं है क्या, इधर 40% लूज होने के चांसेस है, इधर 50% है, मोर देन 50% दिख रहा है। तो इधर ये तो बुक नहीं होगा, ये तो प्रोविजन ही बुक नहीं होगा, ठीक है। और सबसे पहले ये तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, ठीक है। चलो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है क्या, चलो एक बार देख लेते हैं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या है कि जो प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, इज बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट इज कंसीडर्ड नॉट प्रोबेबल, एग्जिस्टेंस में प्रोबेबल नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ऐसे केस में ये अब ना तो, क्योंकि लाइबिलिटी भी हमारी, जो प्रोविजन भी हमारी लाइबिलिटी होती है, वो लाइबिलिटी हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो नहीं है तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगा। चलो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो अब ऐसे केस में कंटिंजेंट लाइबिलिटी आ जाती है। चलो अब हम समझते हैं कि आंसर में क्या दिया हुआ है। क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू AS 29 प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अभी जो हमने बात करी, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना चाहिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर हम पढ़े तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है कि इंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज कंटिंजेंट लायबिलिटी, दैट इज नो प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड इन द बुक्स फॉर अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इसका कोई प्रोविजन नहीं बनता, इसका रिकॉग्निशन नहीं मिलता, इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, बट इसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्प्ले होता है। तो कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, कोई प्रोविजन नहीं बनता है, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, 1 सेकेंड, हाँ, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट से पॉसिबल ऑब्लिगेशन हुए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी पास्ट इवेंट से ही अराइज होते हैं। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कन्फर्म ओनली बाय ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर सर्टन फ्यूचर इवेंट। तो कुछ पॉसिबल ऑब्लिगेशन है
जो पास्ट इवेंट से अराइज हुए हैं, एग्जिस्टेंस मेरे को नहीं पता, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं पता, वो तो कंफर्म तभी होगा बाय ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो ये या तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन या तो अपन बोले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से अराइज हुए हैं, उसको लायबिलिटी और प्रोविजन जैसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब देखो क्या बोल के रखा है, कंटिजेंट लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सबसे पहले देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज ऑफ द पास्ट इवेंट बट नॉट रिकॉग्नाइज एज प्रोविजन, बाकायदा वो प्रोविजन नहीं है, नॉट रिकॉग्नाइज एज प्रोविजन, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट नॉट रिकॉग्नाइज एज प्रोविजन, हमने उसको प्रोविजन जैसे रिकॉग्नाइज नहीं करा। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट नॉट रिकॉग्नाइज एज प्रोविजन। क्यों नॉट रिकॉग्नाइज एज प्रोविजन? क्योंकि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लो है, ठीक है, एंड रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन हम कर नहीं सकते, तो या तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है, ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या है, इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, और इट इज़ नॉट प्रोबेबल, हम प्रोबेबल भी नहीं कर पा रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, और पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो रिमोट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट है, और इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड। या तो देखो हमको लग ही नहीं रहा है कि आउटफ्लो भी होगा, हमको लग ही नहीं रहा है, इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड, और अगर चलो आउटफ्लो हुआ तो द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज ऑल्सो रिमोट, ठीक है, अगर चलो होगा भी तो बहुत रिमोट चांसेस है। द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर्ड, और अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन की बात करें तो बोल रहे हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है 50% से ज़्यादा होता तो अभी अपन लाइबिलिटी बुक कर लेते हैं, लाइबिलिटी ऑफ प्रोविजन, ठीक है। तो क्या बोला कि सबसे पहले कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पर प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं किया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं किया, मतलब कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जहाँ पे 50% या उससे कम की लाइकलीनेस है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पर प्रोविजन हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि 50% से ज़्यादा होता तो हम प्रोविजन बुक कर लेते। प्रोबेबल नहीं है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, यही बात करें, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल नहीं है, और अगर होगा भी तो बहुत ही रिमोट चांसेस है, और जो आउटफ्लो है उसको हम कैन नॉट बी मेजर विद द सफिशिएंट रिलायबिलिटी, प्रोबेबल नहीं है, होगा भी तो बहुत रिमोट है, इसको हम मेजर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट 5 केसेस इज 100%, हैंस क्वेश्चन ऑफ प्रोवाइडिंग कंटीजेंट लॉस डज नॉट अराइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ नेक्स्ट 10 केसेस इज 60% एंड द रिमेनिंग केसेस 50% है, ठीक है। वी मेक प्रोविजन इफ द लॉस इज प्रोबेबल, मतलब कि प्रोविजन तभी बनाते हैं जब लॉस प्रोबेबल हो, मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि लॉस के होने के लाइकली चांसेस हो, मतलब मोर देन 50% है, जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। एज द लॉस डज नॉट अपीयर टू बी प्रोबेबल, पॉसिबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिमोट, तो ऐसे केस में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट है, या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होंगे ही नहीं, या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यही था ना अमाउंट, ठीक है, पॉसिबल अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर विद द रिलायबिलिटी, तो ऐसे केस में जो है कंटीजेंट लायबिलिटी से डिस्क्लोज कर देंगे बाय वे ऑफ नोट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड लॉसेस क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस जो है हमारा वही कि 120 लाख का 30% ये 2 लाख का 10%, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। इन नेक्स्ट 10 केसेस का टोटल दे के रखा है, ये ईच केस का नहीं दे के रखा है, इन नेक्स्ट 10 केसेस 120 का, और रिमेनिंग 5 केसेस में ऐसा दे के रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ओके ये पर केस का देख रखा है, सॉरी देखो यही बात हुई थी ना, ये पर केस का देख रखा है, ठीक है। और जो भी हम कैलकुलेट करेंगे 56,000 72,000, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर जाए, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो टू डिस्क्लोज द कंटीजेंट लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम लॉस विल बी अनरियलिस्टिक, देयरफॉर बेटर अप्रोच विल बी डिस्क्लोज द ओवरऑल एक्सपेक्टेड लॉस, ओवरऑल एक्सपेक्टेड लॉस ही आप डिस्क्लोज कर दो। तो इस तरीके से जो है हमने कंटीजेंट लायबिलिटी का ये वाला तो हमने कर लिया क्वेश्चन। अब आती बात इसकी पीएम की। कुछ समझने की बात ये भी है कि कंटीजेंट लायबिलिटी आप फिनेंशियल स्टेटमेंट में बना दो, मतलब वही बात है कि कंटीजेंट लायबिलिटी आप नोट्स टू अकाउंट में बता दो। एक और ये है कि इफ़ द पॉसिबिलिटी, कुछ नोट्स हमको ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे कि इफ़ द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है अगर रिमोट है, डिस्क्लोजर जरूरत ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। एसएम के इलस्ट्रेशन 1 में जो है डिस्क्लोजर तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में लग रहा था, तो इधर जो है नोट्स में थोड़ा सा एरर है। अब डिस्क्लोजर तो लगेगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात है।
कंटिजेंट लायबिलिटी शुड बी रिव्यूड, वही ईच बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करना पड़ेगा, और जब आपको लग रहा है कि प्रोविजन बन सकता है तो प्रोविजन बनवा दो। ऑब्लिगेशन फॉर विच एंटिटीज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, तो ऑब्लिगेशन है जहाँ पे एंटिटी जॉइंटली और सेवरली लायबल है, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड बाय अदर पार्टीज, तो ऑब्लिगेशन फॉर विच इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, तो कुछ ऑब्लिगेशन जिसमें जॉइंट या सेवरली लायबल है। सी, तो क्या बोला है, हाँ, सो तो ऑब्लिगेशन फॉर विच एंटिटी इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन का पार्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी मीट बाय अदर पार्टी, अदर पार्टी मीट करेगा वो उसको कंटिजेंट लायबिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज कंटिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड बाय अदर पार्टीज, या अदर पार्टी मीट करेगा इज ट्रीटेड एज कंटिजेंट लायबिलिटी। द बैलेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन एक्सेप्ट वेयर नो रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, अगर हम रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे तो प्रोविजन नहीं बनाएंगे, पर बची हुई लायबिलिटी के लिए बैलेंस इज रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी इसलिए बना रहे हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी हमने इसको इसलिए बुक करा क्योंकि वो लायबिलिटी थर्ड पार्टी की है। रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो रीस्ट्रक्चरिंग एक प्रोग्राम है जहाँ से विच इज प्लान एंड कंट्रोल बाय मैनेजमेंट, तो रीस्ट्रक्चरिंग है इज अ प्रोग्राम जो प्लान एंड कंट्रोल बाय मैनेजमेंट एंड विच मटेरियली चेंजेस आइदर द स्कोप ऑफ बिजनेस। तो रीस्ट्रक्चरिंग से क्या होगा, ऐसा प्लान है जो प्रोग्राम है, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है जो मैनेजमेंट करती है, प्लान एंड कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, और जो मटेरियली चेंज करती है, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, मटेरियली चेंज कर रही है स्कोप, बिजनेस के स्कोप को, या जिस तरीके से हम बिजनेस करें मेरे ढंग को या मेरे स्कोप को ही पूरा चेंज कर दे। एग्जाम्पल, सेल और टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, जैसे बिग बाजार, ठीक है, तो सेल एंड टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस तो रीस्ट्रक्चर हो गया, सेल हो गया, बिग बाजार बिक चुका है, ठीक है। क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो सेल और टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन इन अ कंट्री, जैसे हार्ले डेविडसन है, तो सेल और टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस है जैसे कि बिग बाजार, और क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन इन अ कंट्री और रीजन जैसे हार्ले डेविडसन, रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। तो रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का रीलोकेशन, तो रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो रीलोकेशन हो रहा है, जैसे टाटा मोटर शिफ्ट हो गई थी बंगाल से गुजरात, चेंज इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, तो ये सब रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक रीलोकेशन कर दिया स्टाफ का, या आपने मार्केटिंग, ठीक है, डज नॉट मीन लॉन्च अ न्यू सिस्टम, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग डज नॉट मीन्स टू लॉन्च अ न्यू सिस्टम, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये नहीं है कि नई चीज़ को इसलिए लेकर आ रहे हैं, पुरानी चीज़ को ही तोड़ मरोड़ के ठीक कर रहे हैं। इट डज नॉट इंक्लूड रीट्रेनिंग एंड रीलोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग स्टाफ, तो कंटिन्यूइंग स्टाफ का रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी समझ में आता है, पर रीट्रेनिंग या रीलोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग स्टाफ ये कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है। मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नए सिस्टम में, तो सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम ये भी नहीं आता, ठीक है। Whether provision is needed, provision for restructuring cost should be recognized only when the recognition criteria of the provision is met, और recognition criteria provision का क्या है, प्रोविजन का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है हमारा, प्रोविजन का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया यही है कि हमारी पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, ठीक है, और पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है और आउटफ्लो के चांसेस है, ठीक है, 50% से ज़्यादा के चांसेस है, तो हम बुक कर लेंगे, ठीक है। अब रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, तो अब ये आप बोल रहे हो कि रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का भी प्रोविजन बना देना, तो रीस्ट्रक्चर कॉस्ट में आता क्या है, तो शुड इंक्लूड ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम द रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम, तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम से होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को बुक किया जाएगा, तो शुड बी द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, शुड ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम द रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम, तो रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम से जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को जो है बुक किया जाएगा। तो ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तो इट शुड इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम द रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम, तो रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम से भी जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो, इट डज नॉट इंक्लूड, वही जो बात हुई थी कि कंटिन्यूइंग स्टाफ और मार्केटिंग कॉस्ट या एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द सेल ऑफ असेट ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, तो वो भी नहीं आएगा। अब कंटिजेंट असेट के कुछ रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है कि इंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिजेंट असेट बिकॉज इट मे रिजल्ट इन द रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, तो अगर कंटिजेंट असेट तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया तो तुमने तो जो जब कंटिजेंट लायबिलिटी की बात हमको नोट्स टू अकाउंट बनाते हो, तुमने कंटिजेंट असेट को रिकॉग्नाइज कर लोगे, मतलब कि तो तुम वो इनकम को रिकॉग्नाइज करोगे जो रियलाइज ही नहीं हुई। हाउएवर इफ अ रियलाइजेशन इज वर्चुअली सर्टेन देन द रिलेटेड असेट, तो रियलाइजेशन इज वर्चुअली सर्टेन, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर रियलाइजेशन वर्चुअली सर्टेन है, तो अगर रियलाइजेशन वर्चुअली सर्टेन है देन द रिलेटेड असेट इज नॉट कंटिजेंट असेट। जब रियलाइजेशन असेट ही तुम्हारा अगर वर्चुअली सर्टेन हो जाता है तो फिर वो कंटिजेंट असेट थोड़ी ना, इट कैन बी रिकॉग्नाइज एज एन असेट,
कंटिजेंट एसेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज यूजुअली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। तो अप्रूविंग अथॉरिटी के बुक्स में जाता है, लो हाईलाइट कर लो, बुक्स ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। कंटिजेंट असेट्स भी पीरियोडिकली असेस्ड होता है, और अगर जब वर्चुअली सर्टन हो तो असेट और रिलेटेड इनकम आप रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। तो वर्चुअल सर्टेनिटी टू बी स्टैब्लिश बाय कॉन्क्रीट एविडेंस, तो वर्चुअल सर्टेनिटी भी या सर्टेनिटी एस्टिमेट जो भी है वो एविडेंस के थ्रू होने चाहिए, ठीक है। चांसेस आर हाई, अगर चांसेस हाई है डज नॉट मतलब कि वर्चुअल सर्टेनिटी कि मेरे चांसेस हाई है कि यार मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं वर्चुअल सर्टेनिटी, ठीक है। तो वर्चुअल सर्टेनिटी शुड बी जो है ठीक है, वर्चुअल सर्टेनिटी शुड बी बैक्ड अप बाय द कॉन्क्रीट एविडेंसेस। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने जो है रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कंटिजेंट एसेट के पढ़े। तो कंटिजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, रिकॉग्नाइज तभी करोगे जब वर्चुअल सर्टेनिटी हो। वर्चुअल सर्टेनिटी जो है कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए, कॉन्क्रीट एविडेंसेस होना चाहिए, ठीक है, तब आप उसको बुक कर सकते हो एसेट। तब जब उसको एसेट बुक करोगे, कंटिजेंट एसेट को तो इनफैक्ट नोट्स टू अकाउंट में भी डिस्क्लोज नहीं होगा भैया, ये तो इनफैक्ट नोट्स टू अकाउंट में भी डिस्क्लोज नहीं होगा। कंटिजेंट लायबिलिटी तो वो भी हो जाता है, बस बुक्स ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में चले जाएगा। फिर बात आती है अपनी प्रोविजन बनाने की जरूरत है कि रीस्ट्रक्चर कॉस्ट की। तो रीस्ट्रक्चर कॉस्ट में जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है उसका प्रोविजन बना लेना, अगर प्रोविजन का क्राइटेरिया पूरा कर रहे तो। और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में वही है कि स्टाफ को इधर से उधर ले जाना, रीट्रेनिंग करना, मार्केटिंग कॉस्ट, एक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि रीस्ट्रक्चर के दौरान ना जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा ना तो उसमें लॉसेस होंगे, तो वो सब कॉस्ट नहीं आती है जो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो भाई रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम जो मैनेजमेंट बनाती है, स्कोप या तो बिजनेस का दायरा बढ़ा दो या बिजनेस का ढंग बढ़ा दो, ठीक है, दोनों तरीके हैं। अब तो क्या देके रखा है एक और कि सेल एंड टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, स्कोप कम कर दिया, मतलब स्कोप पे फर्क आ गया। चेंज इन बिजनेस लोकेशन, बिजनेस की लोकेशन चेंज कर दी, चेंज इन बिजनेस लोकेशन, क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन, स्कोप कम कर दिया, या तो बिजनेस ही बेच दिया या तो लोकेशन ही बंद कर दी, या रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, इधर भी रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड चेंज इन द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हम चेंज कर रहे हैं तो या तो बिजनेस का दायरा ऊपर नीचे कर दो या तो ढंग बदल दो, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बदल दो। जॉइंटली सेवरली है तो जो भी एक्सपेक्टेड टू बी मीट बाय थर्ड पार्टी, वो अदर पार्टी जो मीट करेगी उसकी कंटिजेंट लायबिलिटी है, वो हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी है, और जो बैलेंस है वो हमारा प्रोविजन है, बुक करेंगे, ठीक है, अगर एस्टिमेट हम बना सकते हैं तो। और वही बात आ रही है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, और अगर रिमोटिंग चांसेस है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के रिमोट चांसेस है, तो भी जो है डिस्क्लोजर तो होगा। कंटिजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज होता है, कंटिजेंट लायबिलिटी ईच बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू होती है, और आपको कभी लग रहा है कि जो है प्रोविजन बन सकता है कि मतलब कि लाइकली चांसेस है, ठीक है, एग्जिस्टेंस दिख रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट द ईयर एंड बैलेंस शीट डेट, कंटिजेंट लायबिलिटी शुड बी रिव्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट। अगर लग रहा है कि प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, लाइकली चांसेस है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के, एंड इट कैन बी मेजर्ड बाय द सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट, तो हम उसको जो है प्रोविजन बुक कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं पीएम के। पीएम का क्वेश्चन में चैप्टर ओके, पीएम का क्वेश्चन ओके, ये तो स्टडी मटेरियल है, रुको पीएम का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो AS29 मिनी लिमिटेड ने फैक्ट्री प्रीमाइसेस टुक करा ऑन अ लीज ऑन 2 लाख पर मंथ एंड लीज इज ऑपरेटिंग लीज, और 2017 को मतलब कि 1 साल बाद मिनी ने रीलोकेट कर दिया बिजनेस ऑपरेशन टू न्यू फैक्ट्री, जो हमने लिखा हुआ था ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट में, देखो याद है, ड्यू टू शिफ्ट इन द न्यू फैक्ट्री, नई फैक्ट्री में शिफ्ट हो गए, तो ओल्ड फैक्ट्री लीज कैन नॉट बी कैंसल। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। द लीज ऑफ ओल्ड फैक्ट्री कंटिन्यूज टू बी लीव टू अप टू 31/12/2019, ठीक है, तो 31/12/2019 तक चलेगा, मतलब कि 16 से 19 तक, 17, 18, 2 साल 24 महीने हो गए, और 24 और 9 33 महीने, 12 तक है, ठीक है, तो 33 महीने। लीज कैन नॉट बी कैंसल और सबलेट नहीं कर सकते, जो हम बात कर चुके थे। ऑडिटर इंसिस्ट दैट लीज रेंट ऑफ बैलेंस 33 मंथ शुड बी प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स। बना देना चाहिए कि नहीं बना देना चाहिए? हाँ बना देना चाहिए, प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स बोला है, नोट्स टू अकाउंट नहीं बोला है। तो ऐसे केस में ठीक है, तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहाँ पे अनअवॉइडेबल कॉस्ट है और एक्सीड कर रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट से, एंड सिंस वो एक्सीड कर रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट से तो उसको रिकवर करो, ठीक है। तो सॉरी, एक्सीड कर रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट से, जो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमको उससे रिकवरी हो रही है, तो उससे अगर अनअवॉइडेबल कॉस्ट ज़्यादा है तो प्रोविजन बना लो, ठीक है, ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट एट अ लोअर ऑफ। अगर देखो कैंसलेशन पे कंपेंसेशन नहीं दे के रखा है, इमीडिएटली प्रोविजन बना लो।
तो जो है फुल अमाउंट का प्रोविजन बना लो। तो इसमें ये प्रोविजन ऑफ अकाउंट ऑफ 66 लाख प्रोवाइडेड इन दी अकाउंट्स। चलो, और ऑन डस कॉन्ट्रैक्ट ये हम बात कर चुके हैं। EXOX इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स अकाउंट। तो EXOX फाइनलाइजिंग ऑफ अकाउंट्स में बिजी है। कंपनी का एडवाइस चाहिए कि कंपनी का सेल्स टैक्स असेसमेंट है फॉर द असेसमेंट ईयर 13-14। चलो, क्या हुआ, सेल्स टैक्स असेसमेंट है, ठीक है, 13-14 का। ये जब 16 का असेसमेंट, 16 का फाइनलाइज करी है, तो 13-14 का सेल्स टैक्स असेसमेंट है। हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन 14 फरवरी 16 विद अ डिमांड, ठीक है, 2.76 करोड़ का। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन है। अब देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन है। अब इसकी लाइकली चांसेस अब एक बार देखते हैं। कंपनी पेड द इंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट विदाउट प्रीजुडाइज टू इट्स राइट टू अपील। तो कंपनी ने इंटायर ड्यू, ठीक है, कंपनी ने पे करा इंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट विदाउट प्रीजुडाइज, विदाउट बायसनेस टू द राइट टू अपील। मतलब कि बायस नहीं था राइट टू अपील के, उसने अपील भी करी। तो कंपनी ने पे करा और अपील फाइल करी। कंपनी ने फाइल इट्स अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी अंडर द ग्राउंड्स ऑफ अपील कवर ऑन टैक्स ऑन एडिशंस। तो अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी अंडर द ग्राउंड्स ऑफ अपील ओवर द टैक्स ऑन एडिशंस। अपील करा है ऑन द टैक्स ऑफ एडिशंस मेड इन द असेसमेंट ऑर्डर फॉर द टर्म ऑफ सम ऑफ 2.1 करोड़। तो 2.1 करोड़ के रिस्पेक्ट में अपील फाइल करी है, 2.76 के रिस्पेक्ट में नहीं करी है। तो अगर देखा जाए तो 0.66 के रिस्पेक्ट में तो उसने लाइबिलिटी बुक कर ली। देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, बचे हुए उसने अपील फाइल करी है, ठीक है। तो अब देखो, तो यही हमने बात करी थी कि सिंस द कंपनी नॉट अपीलिंग अगेंस्ट द एडिशन ऑफ 0.66 करोड़, सेम शुड बी प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स। अब देखो, प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स, ये समझो, प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स, ये नहीं बोलते लायबिलिटी है कि क्या है, प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड, ठीक है, क्योंकि इस पर अपील ही नहीं करी। पर कंपनी जो है प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है, कंपनी द अमाउंट पेड अंडर प्रोटेस्ट कैन बी केप्ट अंडर द हेडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो जो अमाउंट जो है अंडर प्रोटेस्ट, अमाउंट केप्ट अंडर प्रोटेस्ट कैन बी केप्ट अंडर द हेडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि हमने अभी पैसे जमा करे हैं, ये हमारी लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एंड डिस्क्लोज विद द कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 2.1 करोड़, ठीक है। तो बनती बात है कि क्या बोल रहे हैं कि अंडर प्रोटेस्ट जो है, जो पे करा है, तो केप्ट अंडर द हेडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो ठीक है, क्या बोला गया है कि हमने जो बात करी थी कि कंटिजेंट लाइबिलिटी में फाइलिंग ऑफ अपील करा है एंड अमाउंट जो आपने पे करा है अंडर द प्रोटेस्ट कैन बी केप्ट अंडर द हेडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, और कंटिजेंट लाइबिलिटी को हम डिस्क्लोज करेंगे एज 2.10 करोड़। चलो, दूसरा है क्या कि कंपनी एज एंटर्ड इनटू वेज एग्रीमेंट। चलो, अब एक और क्वेश्चन है कि कंपनी एंटर्ड इनटू वेज एग्रीमेंट, कंपनी वेज एग्रीमेंट में एंटर हुआ है इन 2016 वेयर बाय द लेबर यूनियन हैज़ एक्सेप्टेड अ रिविजन इन द वेज। वेज एग्रीमेंट में एंटर हो गया था मई 2016 में, और लेबर यूनियन ने एक्सेप्ट करा है रिवीजन इन वेज। तो कंपनी एंटर हुई है वेज एग्रीमेंट में मई 2016 में, वेयर बाय द लेबर यूनियन ने एक्सेप्ट करा है रिवीजन इन वेज फ्रॉम द जून 15। तो वेज एग्रीमेंट में एंटर हुई है मई 2016 में, और लेबर यूनियन हैज़ एक्सेप्टेड अ रिवीजन इन द वेज 2015 से। तो वेज एग्रीमेंट मई 2016 में एंटर हुई है, वेयर बाय द लेबर यूनियन ने एक्सेप्ट करा है, हैज़ एक्सेप्टेड अ रिवीजन इन वेज फ्रॉम 2015। तो वेज एग्रीमेंट में रिवीजन हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन हुआ है। एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट द हाइक टिल मई 16 विल नॉट बी पेड टू एम्प्लॉय बट विल बी सेटल्ड टू देम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये अभी हम इसको पे नहीं कर रहे, पर ये सेटल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो हम इसको प्रोवाइड तो कर सकते हैं ना, हमको पता है ना कितना अमाउंट है, ठीक है। द कंपनी एग्री टू डिपॉजिट द अरियर। तो कंपनी ने एग्री करा है कि मैं जो अरियर है, तो कंपनी ने एग्री करा कि जो अरियर्स है हम डिपॉजिट कर देंगे गवर्नमेंट बॉन्ड में। अब देखो, सिंपल सी बात है, ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन इन द वेजेस हमने पढ़ा था, ठीक है। लाइबिलिटी है प्रोवाइडेड, अगर अमाउंट पता हो तो, ठीक है। तो इधर हम क्या करें, तो अरियर अमाउंट पता हो तो अब बाकायदा अमाउंट भी लिखेंगे। तो अरियर फॉर द पीरियड जून 15 से मार्च 16 जो है प्रोवाइडेड इन द अकाउंट, हर जगह लिखा है प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स, ठीक है। अब प्रोविजन है, लाइबिलिटी है, क्या है ये नहीं बता रहे, पर प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स। एज्यूमिंग दैट द नेगोशिएशन जो है इनिशिएट हो गया था, एज्यूमिंग दैट कि नेगोशिएशन, देखो सिंपल सी बात है, प्रोवाइड तभी करोगे जब आपको लग रहा है कि एग्जिस्टेंस है, जब आपको लग रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है, ठीक है। हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट, एग्जिस्टेंस है। जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन इन वेजेस की हमने बात करी, भाई केस चल रहा होगा, भाई बातें चल रही होगी रिवीजन करने की, तो एज्यूमिंग दैट द नेगोशिएशन ऑफ रिवीजन इन वेजेस इनिशिएटेड, ये 15-16 में इनिशिएट हो गया था, बातें चलना चालू हो गई थी, लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा, और ये हुआ है, तो हम इसको प्रोवाइड फॉर कर देंगे इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, हम प्रोवाइड फॉर कर देंगे इन द अकाउंट्स।
ठीक है, तो बातें अगर चल रही है, हमको लग रहा है कि रिवीजन होगा, तो ऐसे केस में जो है हम प्रोवाइड फॉर कर देंगे इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सी, कंपनी ने एग्री करा है टू डिपॉजिट द अरियर इन द गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, रिवीजन इन वेजेस है, ठीक है, तब जब वेजेस में रिवीजन है, रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन है, तो कंपनी एग्री टू डिपॉजिट द अरियर इन द गवर्नमेंट बॉन्ड इन सितंबर 16 ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड बाय सितंबर 16, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या बोला है कि अरियर जून 15 से मार्च 16 का रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, एज्यूमिंग दैट द नेगोशिएशन फॉर रिवीजन इन वेजेस इनिशिएटेड इन द ईयर 15-16, एज्यूमिंग दैट कि नेगोशिएशन तो 15-16 में चालू हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 110, सन लिमिटेड एक सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ 5 करोड़ के 15-16 में, ठीक है, प्रॉफिट उस ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ का था। डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, और अगले साल के पहले महीने में डिलीवरी होनी थी। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सन लिमिटेड टू डिलीवर द शेड्यूल, अ कंपेंसेशन ऑफ 1.5 करोड़ टू बी पेड। अब कंपेंसेशन तो लग रहा था, कंपेंसेशन तो लग रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1.5 करोड़ अगर डिले पे होगा, सन लिमिटेड ने प्लान करा टू मैन्युफैक्चर द गुड्स ऑन द लास्ट मंथ ऑफ 15-16 में अगर हमने सेल कॉन्ट्रैक्ट करा था और हमने बोला कि 16-17 के पहले महीने में हमको डिलीवर कर देना, और ले देके सन लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कब करी? 15-16 के लास्ट मंथ में। अब जब लास्ट मंथ में मैन्युफैक्चरिंग करना तुमने चालू करा है, फर्स्ट मंथ में तुम कैसे डिलीवर कर दोगे? तो ऐसे केस में जो है प्रोविजन बुक करो, ठीक है, तो प्रोविजन बुक करो तो क्या आएगा? तो अब सिंपल सी बात है कि अमाउंट इज एक्सपेक्टेड। अब देखो सिंपल सी बात है, इधर हमको समझना पड़ेगा कि हाँ ये तो लायबिलिटी है और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है ऑन द बैलेंस शीट डेट, वो प्रोबेबिलिटी है कि भैया ऑब्लिगेशन होगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है, बाकायदा हम प्रोविजन बुक कर लेंगे। अब ये जो हमने डिले करा, हमने गुड्स डिलीवर करे, ठीक है, एज ऑन द बैलेंस शीट डेट गुड्स वर नॉट मैन्युफैक्चर, गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हुए थे, और इट इज़ अनलाइकली दैट विल बी इन पोजिशन टू मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, और लग रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मीट नहीं होगा, तो प्रोवाइड तो कर दो अकाउंट्स, ठीक है, तो प्रोवाइड फॉर कंटिंजेंसी एज 29, तो प्रोवाइड फॉर कंटिंजेंसी बोला है, तो नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटिंजेंट लायबिलिटी, टॉकिंग जनरल वर्ड से कंटिंजेंसी, वही कंटिंजेंसी की बात कर रहे हैं कि हम इसको बुक कर ले क्या, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस है बुक तो करना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट से आया है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट से आया है और प्रोबेबली है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज लगेगा जब आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइव फ्रॉम द पास्ट इवेंट। क्या हम बोल रहे थे कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, क्या है प्रोविजन की बात करें तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट से अराइज हो रहा है और सेटलमेंट के लिए आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज लगेंगे, तो ये लायबिलिटी है, ठीक है, और हम इसका रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, तो हम प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, तो प्रोवाइड फॉर कंटिंजेंसी 1.5 करोड़, ठीक है, शुड प्रोविजन बी मेजर्ड ऑफ द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर प्रॉफिट, शुड प्रोविजन बी मेजर्ड एज ऑफ एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड, एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट, क्या बोला है, शुड प्रोविजन बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट। तो क्या बोलना चाह रहे हैं ये कि क्या प्रोविजन मेजर करना चाहिए एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट, इधर तो प्रॉफिट आया ही नहीं ना, प्रोविजन शुड नॉट बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरे का ही प्रोविजन बनेगा, द गुड्स वर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 31/3/16, तो प्रॉफिट तो एक्रू हुआ ही नहीं, तो देयरफॉर प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द फुल अमाउंट, अरे प्रॉफिट एक्रू ही नहीं हुआ ना, तो कैसे बन जाएगा, ठीक है, तो शुड बी मेड ऑफ एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर प्रॉफिट, देयर शुड बी रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एटलीस्ट, अब रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, प्रॉफिट तो एक्रू ही नहीं हुआ, तो प्रॉफिट नो प्रॉफिट है एक्रू, अब जब प्रॉफिट ही एक्रू नहीं हुआ तो आप कैसे बना सकते हो प्रोविजन, ये जब प्रॉफिट ही एक्रू नहीं हुआ तो आप कैसे बना सकते हो, राइट, तो सिंस जब प्रॉफिट ही एक्रू नहीं हुआ आप नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है, तो बना ही नहीं सकता प्रोविजन, ठीक है, और ये एक्सेस का तो नहीं बना सकते, पूरे का ही बनाना पड़ेगा। अब बात आती है जो मैंने आपको बोला कि प्रोविजन नेट ऑफ रीइंबर्समेंट होता है, तो क्या लिखा हुआ है कि डिले कॉन्ट्रैक्ट कंपेंसेशन, डिले कॉन्ट्रैक्ट कंपेंसेशन, जैसे इधर जो बात आ रही थी डिले कॉन्ट्रैक्ट कंपेंसेशन 1.5 करोड़ है, अगर प्रॉफिट एक्रू हो जाता
तो हम माइनस कर देते, पर इधर प्रॉफिट एक्रू ही नहीं हुआ ना, इधर प्रॉफिट एक्रू ही नहीं हुआ, क्योंकि नो प्रॉफिट हैज़ एक्रूड, कोई प्रॉफिट एक्रू ही नहीं हुआ, समझो, कोई प्रॉफिट एक्रू नहीं हुआ। प्रॉफिट एक्रू होता बाकायदा जो है अपन माइनस कर देते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट इसलिए एक्रू नहीं हुआ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही नहीं किया। फिर एक क्वेश्चन है ऑयल कंपनी वाला, ये ऑयल कंपनी वाला था कि ऑयल कंपनी कंटेमिनेट करा है लैंड सेवरल ईयर से, वो क्लीन अप नहीं करा है लैंड को, क्योंकि कोई लेजिस्लेशन नहीं था। 31 मार्च 17 को वर्चुअल सर्टेनिटी है, लेजिस्लेशन इज वर्चुअल सर्टन, तो ये वर्चुअल सर्टेनिटी है कि लॉ रिक्वायरिंग क्लीन अप ऑफ द लैंड, कि लॉ बोल रहा है कि भैया लैंड क्लीन अप करना चाहिए, और जो है इनेक्टमेंट विल बी इनेक्टेड शॉर्टली, चेंज इन लॉ होने वाला है और लेजिस्लेशन वर्चुअली इनेक्टेड है, तो प्रोविजन बना लो, क्योंकि प्रोविजन क्या होता है, एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट से एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गया हमारा, पास्ट इवेंट से हमारा एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गया, ठीक है। तो पास्ट इवेंट से हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गया है, जहाँ पे सेटलमेंट के लिए आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। तो यही है कि इट्स अ पास्ट इवेंट विच विल लीड टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन व्हेन द एंटरप्राइज हैज़ नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव, और कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो ऐसे केस में जो है इन्वायरमेंटल डैमेज, हाउएवर वेर इन्वायरमेंटल डैमेज हमने करा तब कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी टू रेमेडी द कॉन्सिक्वेंसेस, पर कॉजिंग ऑफ डैमेज विल कॉज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, आप डैमेज कर रहे हो, ठीक है, कॉजिंग ऑफ डैमेज, ठीक है, ये एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, ठीक है। तो इवेंट दैट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन, causing damage which creates an obligation that result in enterprise have no realistic alternative to settle the obligation, ठीक है। और चेंजिंग लॉ का भी जो है नया इनेक्टमेंट आने की भी वर्चुअल सर्टेनिटी है, इन द गिवन केस वर्चुअल सर्टेनिटी द लॉ विल बी इनेक्टेड रिक्वायरिंग क्लीन अप ऑफ लैंड ऑलरेडी कंटेमिनेटेड, ऑयल कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए सर्च क्लीन अप कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि लॉ वर्चुअली सर्टन है, कि लॉ इस पर जो है वर्चुअली सर्टन है, ठीक है। तो इधर रिलायबल एस्टीमेट, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और इस तरीके से आखिरी वाला क्वेश्चन हमारा 112 क्वेश्चन है, जिसमें वही आता है कि लॉस की प्रोबेबिलिटी 40% है, वो इधर 50% है, तो भाई ये तो कंटिंजेंट लॉस है, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये कंटिंजेंट लॉस है, उसको कंटिंजेंट लॉस बुक करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में इसको बुक करेंगे, ठीक है। पर हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, क्या समझना पड़ेगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी की हमको एक बार डेफिनेशन देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो क्या बोला गया है, इन द गिवन केस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 10%, 10 केसेस 60% है, और अदर वर्ड्स में लूजिंग 10 केसेस के एंड 5 केसेस के जो है लूजिंग के चांसेस 40 एंड 50% है। कोई देर इज़ नॉट प्रोबेबल डेट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एंड इंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज, इधर जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो एग्जिस्ट हो रहा है वो लेस देन इक्वल टू 15% है, ठीक है। चांसेस ऑफ विनिंग केस इज मोर देन द लेस देन द लूजिंग द केस, तो नो प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कंटिंजेंट लायबिलिटी में, यही है कि हमारा जो है पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, और पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन जो है वो अनसर्टन है, which can be certain by the one or more uncertain future event, ठीक है। प्रेजेंट जो हमारी ऑब्लिगेशन है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमारी मोर देन इक्वल टू 50% होती है, तब जाके हमारा वो कंटिंजेंट लायबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर मोर देन 50% होगा तो वो हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और हो जाएगा, और हमें इसके लिए फिर प्रोविज़न हमारा बनाना पड़ेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करें तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में एक वापस आपको बता दूं कि क्या पढ़ा था हमने कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कि जो लायबिलिटी अराइज हो रही है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब लेस देन इक्वल टू 50%। तो क्या बोला है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से अराइज हो रहा है, और पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, और उसका एग्जिस्टेंस कंफर्म होगा बाय वन और मोर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो इसका कंफर्मेशन तभी होगा। और एक होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से अराइज हो रहा है, ठीक है, पर इस पर लायबिलिटी और प्रोविजन नहीं बनाया है, ठीक है। और फिर अपन ने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी प्रोविजन नहीं बनाया है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज लो है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एस्टिमेट ही नहीं हो रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही लो है, बहुत ही कम चांसेस है, रिमोट चांसेस है,
ठीक है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज को हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने समझा, ठीक है, और इसको हम नोट्स अकाउंट में बता देंगे। सो ओवर करते हैं हम इधर, और हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम नया एस को स्टडी करेंगे।